नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश के जो जलवायु प्रदेश थे वो पढ़े थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में ऋतुएं, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में एक अलग से टॉपिक है मध्य प्रदेश में ऋतुएं, उसको हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतु का आगमन कब होता है और कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। तो बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक चलिए। पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने देख लिया था कि भाई मध्य प्रदेश में जो है वो आपका क्या है, जलवायु प्रदेश कितने हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, देखो टॉपिक प्रीलिम्स के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 3 चीज़ें लिखी हुई है मध्य प्रदेश के जलवायु के बारे में। एक तो मध्य प्रदेश की जलवायु, दूसरा मध्य प्रदेश में तापमान, और तीसरा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऋतु। तो जिसमें से हम तापमान वगैरह देख चुके थे, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा रीजन आपका ज़्यादा गर्म रहता है, कौन सा ज़्यादा ठंडा रहता है। मध्य प्रदेश की जलवायु को हम देख चुके थे, जलवायु से संबंधित कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे। आज हमको आगे देखना है क्या भाई, मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं वो हमको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ऋतुओं को हमने बांटा हुआ है टोटल 3 भाग में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर हम ऋतुओं को कितने भागों में बांटते हैं भाई, 3 भागों में बांटते हैं। मतलब हमारे यहाँ 3 सीज़न जो है वो आपकी होती हैं। और ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा। एक तो होता है आपका समर, या अगर हम बात करें ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल के बाद क्या आता है भाई, आपका वर्षा काल आता है, रेनी सीज़न आता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो कौन सा आता है भाई, आपका शीतकाल आता है। वैसे अगर हम देखें तो इसके बीच भी बहुत सारे आपके मौसम आते हैं। शरद ऋतु हो गया, इसके बाद आप देखेंगे तो भाई आपको जो है वो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु देखने को मिलेगी, हेमंत ऋतु देखने को मिलेगी, बसंत ऋतु देखने को मिलेगी। लेकिन हम मोटे तौर पर बात करें तो 3 भाग में हम जो है वो आपका बांटते हैं, ठीक। चलिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ क्या है कि मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, इनके ऋतुओं के कुछ स्थानीय नाम हैं, मतलब कुछ लोकल नाम है। जिन लोकल नामों से हम इस मध्य प्रदेश में ऋतुओं को क्या करते हैं भाई, आपका जानते हैं। तो वो लोकल नाम हमको क्या होने चाहिए भाई, पता होने चाहिए, ठीक। जैसे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, जो ग्रीष्मकाल है इसको किस नाम से जाना जाता है, यूनाला के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में ये जो ग्रीष्मकाल है इसको किस नाम से जानते हैं भाई, आपका यूनाला के नाम से जानते हैं। ऐसे ही वर्षा काल की अगर हम बात करें तो वर्षा काल को चौमासा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, वर्षा काल को जो है वो चौमासा के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही शीतकाल को ध्यान रखिएगा, सियाला के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये 3 नाम जो है वो ध्यान रखना कि भाई अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकाल को यूनाला के नाम से, वर्षा काल को चौमासा के नाम से, शीतकाल को सियाला के नाम से जाना जाता है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है वर्षा काल में और शीतकाल में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकाल में क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक। और गर्मी में सभी जीव जंतु कहाँ मिलेंगे भाई आपको, नाले में। पानी होता है, ठंडा होता है ना। तो गर्मी में कहाँ घुस जाएंगे हम सभी लोग, नाले में, ठीक। तो गर्मी में क्या हो गया आपका, यूनाला। और भाई जब शीतकाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सभी रजाई सिया कर लेकर आते हैं ना, रजाई सिलवा कर लेके आते हैं। तो भाई शीतकाल क्या हो गया आपका, सियाला, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में शीतकाल में जो वर्षा होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जब आप देखेंगे दिसंबर जनवरी के समय कुछ बारिश होती है, शीतकाल के समय बारिश होती है। और आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखेंगे कि उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है, मावठ नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये 3-4 टर्म जो है वो ध्यान रखिएगा। सीधा डायरेक्ट सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं। पहली चीज़, ग्रीष्मकाल को क्या कहते हैं, यूनाला, वर्षा काल को चौमासा, शीतकाल को सियाला, और वर्षा काल में जो आपका पानी गिरता है उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका मावठ कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ग्रीष्मकाल हमारे यहाँ कब से प्रारंभ होगा, तो भाई ध्यान रखना, ग्रीष्मकाल जो हमारे यहाँ प्रारंभ होता है ये प्रारंभ होता है आपका मिड मार्च से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, मतलब मध्य मार्च से जो है वो क्या होगा भाई, ग्रीष्मकाल चालू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि मार्च के बाद सूर्य कहाँ आना चालू होता है, आपका उत्तर की ओर आना चालू होता है। और हम किस गोलार्ध में है भाई, आपका उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ना चालू होगा। और जब उत्तरी
उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ेगा तो साफ बात है मध्य प्रदेश का तापमान भी बढ़ेगा। और ये कब तक रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो मौसम या ऋतु रहेगी ये रहेगी आपकी मध्य जून तक रहेगी, है ना, क्योंकि भाई जून के समय आपका जो है वो क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो मानसून आ जाएगा, और मानसून की वजह से जो आपका क्लाइमेट है या आपका जो तापमान है वो क्या हो जाएगा भाई आपका कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला है आपका वर्षा काल। वर्षा काल कब से प्रारंभ होगा तो भाई ध्यान रखना ये आपका मिड जून से प्रारंभ होगा, और लगभग अगर हम बात करें तो सितंबर लास्ट तक जो है आपका वर्षा काल चलेगा। थोड़ी बहुत मात्रा हमको वर्षा की अक्टूबर में भी देखने को मिलती है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो भाई आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने किसके होते हैं भाई आपके वर्षा काल के होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया भाई आपका चौमासा कहा गया। ठीक, चलिए और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली आपकी जो ऋतु हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी भाई शीत ऋतु हो जाएगी। और शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो ये भाई अब आपका कब से प्रारंभ हो जाएगी, अक्टूबर से प्रारंभ होकर मिड मार्च तक जो है आपकी चलेगी। तो भाई ध्यान रखना ये आपका अक्टूबर से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी भाई आपका मिड मार्च तक चलेगी या मार्च के मध्य तक चलेगी। तो बेसिकली ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें तो एक एक ऋतु को समझते हैं। मैंने आपको बताया ग्रीष्मकाल को मध्य प्रदेश में युनाला कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई मार्च के समय से जो है मध्य मार्च से ये आपका ग्रीष्मकाल चालू हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का तापमान जो है वो आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो जून के समय जो है वो सूरज कर्क रेखा पर होगा, जिससे मध्य प्रदेश का क्या होगा भाई आपका तापमान बढ़ेगा। और भाई जब मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होगा बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होगा, उत्तरी क्षेत्र होगा, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर वाला, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और मध्य भारत वाला क्षेत्र। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जब मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा तो उत्तरी मध्य प्रदेश का तापमान क्या होगा आपका बहुत ज़्यादा होगा। यही सब चीज़ें आपकी जो हैं वो आगे दी हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना। ग्रीष्मकाल की बात करें तो हमने देखा ग्रीष्मकाल जो है मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक चलेगी, और भाई आपका मार्च के बाद जो है वो क्या होगा तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूरज उत्तरायण होना चालू हो चुका है, और भाई आपका मई आते आते जो है वो तापमान आपका जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तापमान रहता है वो कौन से महीने में रहेगा, मई महीने में रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि वैसे देखा जाए तो भाई जून में सूरज कर्क रेखा पर होता है तो सबसे ज़्यादा तापमान होना चाहिए, लेकिन भाई जून के प्रारंभ में ही जो है वो आपका केरल वाले क्षेत्र में मानसून आ जाता है, और मानसूनी हवाएं जो है भाई वर्षा वाले क्षेत्र से हवाएं होकर आना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो है वो तापमान कम हो जाता है। इसके बाद ध्यान रखना कि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, खासकर अगर हम देखें उत्तरी हिस्सा, यहाँ पर तापमान आपका बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय आप देखेंगे तो ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भाई आपका जो दक्षिणी बालाघाट क्षेत्र है यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है आपका ज़्यादा रहता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या वर्षा काल में पानी गिरता है। अभी ये जो आपका टाइम चलेगा क्या इसमें पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा भाई। वर्षा काल हमारे यहाँ क्या होता है अलग से आता है। तो भाई ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है वो आपका ये ऋतु साधारणतः सामान्यतः अगर हम बात करें तो ड्राई रहती है या सूखी रहती है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो है वो ग्रीष्म ऋतु की प्रकृति कैसी है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रायः सूखी रहती है। या किस प्रकार से सवाल बन सकता है, ये तो आपको पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड दे दिया कि भाई आपका मध्य मार्च से चालू होकर मध्य जून तक रहती है, दूसरा दे दिया इसको युनाला कहा जाता है, तीसरा दे दिया सबसे ज़्यादा तापमान मई महीने में होता है, और चौथा आपको दे दिया कि इस ऋतु में आपका वर्षा होती है। तो नहीं भाई, इस ऋतु में वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो है आपका इस समय तापमान ज़्यादा रहता है, तो आर्द्रता हवाओं में बहुत कम होती है, और भाई ये साधारणता क्या रहती है आपकी ड्राई रहती है, या अगर हम बात करें तो शुष्क रहती है। ठीक भाई, ध्यान रखना सूखी को क्या कहा जाता है आपका शुष्क भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें
तो भाई मध्य प्रदेश में ध्यान रखना इस ऋतु को क्या कहा जाता है भाई आपका युनाला कहा जाता है। ये चीज़ हमने जो है वो ग्रीष्मकाल के बारे में देख लिया। तो जो मैंने जिसको सर्कल किया हुआ है इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीधे प्रश्न आपकी ऋतुओं से अगर बनेंगे तो यहीं से सवाल आपके बनेंगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना वर्षा ऋतु जो है वो मध्य जून से चालू होगी और ये आपका जो है अक्टूबर नहीं क्या हो जाएगा भाई आपका सितंबर तक लगभग जो है वो आपका लागू रहेगी, सितंबर के लास्ट तक लागू रहेगी। सबसे ज़्यादा बारिश जो हमारे यहाँ होगी वो जून से प्रारंभ होगी और कब तक गिरेगी भाई आपका सितंबर तक जो है वो आपका पानी गिरेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में समझा था और पिछली क्लास में हमने समझा था कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किससे होती है भाई आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भाई दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरेबियन सी की शाखा। हमने पढ़ा था कि यहाँ से भाई बंगाल की आपका जो अरेबियन सी की शाखा जाती है और यहाँ से आपकी जो है वो कौन सी आएगी, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आएगी। तो मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से क्या होता है भाई आपका पानी गिरता है। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, अब ये हवाएं जब यहाँ पर अंदर आ गई मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे सतपुड़ा है और उसके नीचे अजंता की पहाड़ी। तो अब हवाएं क्या होंगी, घाटियों में घूमेंगी और उसके बाद यहाँ पर जहाँ उन्हें स्पेस मिलेगा ऊपर जाने के लिए तो यहाँ से हवाएं टर्न होंगी और यहाँ से दोनों हवाएं मिलके पचमढ़ी के पास से दोनों हवाएं साथ में कहाँ जाएंगी, आपका उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगी। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में जो है वो दोनों शाखाओं से क्या गिरेगा भाई आपका पानी गिरेगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पानी भी गिरता है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है और रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है ये जो मानसून है उसकी दोनों शाखाओं से बारिश प्राप्त करेगा। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा ध्यान रखिएगा कितनी है भाई आपका 112 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना 1.12 मीटर आ जाए, 112 सेंटीमीटर आ जाए या 1120 mm आ जाए, ये तीनों आप ध्यान रखना ऑप्शन में क्या है। ठीक, अगर हम बात करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 1.12 मीटर, अगर हम बात करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर और अगर mm में आएगा तो क्या हो जाएगा भाई आपका 1120 मिलीमीटर हो जाएगा। तो जब आपके सामने प्रश्न हो तो आपको ये देखना है कि पूछा किस में गया है या विकल्प किसमें, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है या मीटर में है। इस चीज़ को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे सितंबर के समय लगभग आपका जो है बारिश बंद हो चुकी होती है और आपके त्यौहार चालू हो चुके होते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे पास पक्के आवास है, हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम किसी भी मौसम में जो है अच्छे से रह सकते हैं। पहले क्या होता था भाई, हम आदिवासी कल्चर आपका होता था या हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, पक्के मकान नहीं होते थे। तो उस समय आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे जो भी त्यौहार वगैरह होते थे वो खुले में मनाए जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि भाई वर्षा काल में क्या होगा कि भाई पानी गिरता रहेगा, कीचड़ वगैरह रहेगा, तो कोई भी आपका त्यौहार ठीक तरीके से मनाया नहीं जा पाएगा। इसलिए आप देखेंगे सितंबर के समय से आप देखोगे तो आपको अधिकतर जो है वो जो भी त्यौहार है वो चालू हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी चालू हो जाएगा, उसके बाद नवदुर्गा, दिवाली सब आएगा। तो सितंबर के समय से क्या हो जाएंगी भाई आपके सभी त्यौहार जो है वो अगस्त सितंबर से आपके चालू हो जाएंगे। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि भाई सितंबर और अक्टूबर महीने में क्या होगा, आपका बारिश कम होगी और बारिश कम होने की वजह से क्या होगा भाई आपका गर्मी बढ़ेगी। सिंपल बात है, पानी गिर रहा था, पानी गिरने की वजह से क्या हो गया भाई आपका तापमान कम हो गया था, अब पानी गिरना बंद हो गया तो तापमान क्या होगा भाई आपका वापस बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि भाई आपका जो है सितंबर अक्टूबर के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक, सितंबर अक्टूबर के समय पानी गिरना कम हो जाएगा। पानी गिरना कम होने की वजह से टेम्परेचर क्या होगा आपका वापस बढ़ेगा और इसको क्या कहा जाएगा, इसको मध्य प्रदेश में सेकंड समर कहा जाएगा या इसको क्या कहा जाएगा, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाएगा। ठीक, तो पहला ग्रीष्म तो आपका मार्च से जून के बीच पड़ गया, उसके बाद पानी गिरा, तापमान कम हो गया, पानी गिरना बंद हुआ सितंबर अक्टूबर के समय में, तापमान आपका वापस बढ़ गया और इसको क्या कहा हमने भाई आपका सेकंड समर कहा। इसको ध्यान रखिएगा। और भाई मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, आपका चौमासा कहा जाता है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे।
आगे अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश में हमको देखना है वर्षा का वितरण। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, हमने जब भौगोलिक प्रदेश पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सभी जगह पर एक जैसा पानी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वर्षा कराने की क्षमता क्या हो जाती है भाई आपका, कम हो जाती है। ठीक, चलिए, तो हमने देखा था कि भाई एक शाखा जो मानसून की है वो कहाँ से आपका एंटर कर रही है भाई, यहाँ से एंटर कर रही है। ठीक, एक मानसून की शाखा यहाँ से एंटर कर रही है। ठीक, कुछ आपका जो है वो ऊपर चली गई और इसके बाद पचमढ़ी के पास से ये जो है आपका टर्न हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से क्या आ रही है भाई आपका, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आ रही है। तो सिंपल बात है कि भाई ये हवाएं क्या करेंगी, इन हवाओं को धक्का देंगी। तो भाई ये हवाएं अब आपका जो है यहाँ से ऊपर होते हुए जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम में पानी गिराते हुए आपका बढ़ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो ये एरिया ज़्यादा पानी गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, और इस एरिया में अगर हम देखें तो सबसे कम पानी गिर रहा है। ठीक, चलिए, तो अब देखते हैं आपका कि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसा है। अब ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण की अगर हम बात करें, चलिए, मध्य प्रदेश में अगर हम वर्षा के वितरण की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने जो है इसको कितने भाग में बांटा हुआ है, 4 भाग में बांटा हुआ है। ठीक, अगर हम मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण की बात करते हैं, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमने 4 भाग में बांटा हुआ है। पहला अगर हम बात करें तो भाई ऐसा स्थान जहाँ पर औसत से कम पानी गिरता हो। ठीक, तो ध्यान रखना, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या गिरता हो आपका, एवरेज से कम पानी गिरता हो, मतलब मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है उससे कम पानी गिरता हो, तो बिलो देन एवरेज रेनफॉल। ठीक, चलिए, आगे अगर हम बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगा, जहां पर आपका औसत पानी गिरता हो, एवरेज पानी गिरता हो मध्य प्रदेश की जो आपकी औसत वर्षा है उसके बराबर। तीसरा अगर हम बात करें तो ऐसा एरिया जहां पर एवरेज से ज़्यादा, मोर देन एवरेज। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, औसत से ज़्यादा क्या गिरता हो भाई आपका, पानी गिरता हो। और चौथा क्षेत्र अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भाई ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका पानी गिरता हो। तो मध्य प्रदेश में हमने क्या किया हुआ है भाई, इन 4 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जो आपका वर्षा का वितरण है ये 4 टाइप से हमने जो है वो किया हुआ है भाई आपका, बांटा हुआ है। अब हम देख लेंगे कि भाई कहाँ पर कितना पानी गिरता है। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम में बढ़ेंगे वैसे वैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता जाएगा भाई आपका, कम होता जाएगा। ये बात हमने देखी। ठीक, चलिए, तो बात करते हैं आपका वर्षा काल की। अगर हम वितरण की बात करें तो पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, ऐसा स्थान जहां पर औसत से क्या गिर रहा है भाई आपका, कम पानी गिर रहा है। मतलब मध्य प्रदेश का जो एवरेज रेनफॉल है, जो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा उससे क्या गिर रहा हो भाई आपका, कम पानी गिर रहा हो, जिसको हम कहेंगे लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर पानी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, औसत से कम मतलब क्या हो गया, जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर क्या गिर रहा हो भाई आपका, पानी गिर रहा हो। दूसरा हो जाएगा औसत वर्षा वाला क्षेत्र जहां पर 75 से 125 सेंटीमीटर पानी गिर रहा हो। तीसरा हो जाएगा औसत से ज़्यादा जहां पर 125 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता हो। और चौथा हो जाएगा भाई आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जहां पर 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी गिर रहा हो। ठीक, तो ये 4 क्षेत्र ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को हमने वर्षा के आधार पर 4 क्षेत्रों में जो है वो आपका बांटा हुआ है। ठीक, चलिए, आगे अगर हम बात करें तो अब कौन सा क्षेत्र कहाँ पर आएगा समझिएगा, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे भाई आपका, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जो है वो आपका औसत से कम पानी गिरता है। ठीक, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कैसा गिरता है भाई आपका, औसत से कम पानी गिरेगा। और औसत से कम मतलब कितना, अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर पानी गिरेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना,
ये आपको आगे वन में भी याद रखना पड़ेगा। जब आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट की जो कैटेगरी हम बनाते हैं वो वर्षा के आधार पर बनाते हैं। तो जब आपको ये मैप याद रहेगा कि कहाँ पर कितना पानी गिर रहा है, तो यहाँ से आप बता पाएंगे कहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, कहाँ पर आपको सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, कहाँ पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आप बता पाएंगे। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, एक तो हो गया आपका औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा है औसत वर्षा, और औसत वर्षा में ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, या अगर हम बात करें तो आपका उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, जहां पर औसत से ज़्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपको औसत वर्षा देखने को मिलेगी, और औसत वर्षा मतलब कितना, 75 से अगर हम बात करें तो 125 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो सब जगह ऐसा तो नहीं कि 125 ही मिले, इसमें कोई स्थान होगा जहाँ कम पानी गिरता होगा, है ना। चलिए तो 75 से 125 सेंटीमीटर की रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगी। औसत से ज़्यादा वर्षा कहाँ पर मिलेगा आपको, तो औसत से ज़्यादा वर्षा आपको जो है वो देखने को मिलेगी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, जहाँ से अगर हम बात करें क्या होता है भाई, मानसून एंटर करता है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, आपका औसत से ज़्यादा वर्षा होगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा औसत से ज़्यादा या आपका रेनफॉल मोर देन एवरेज यहाँ पर रहेगा, और कितना रहेगा भाई, तो ध्यान रखिएगा 125 से 150 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ध्यान रखना, वही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपका पचमढ़ी क्षेत्र, है ना। तो ध्यान रखिएगा जो पचमढ़ी क्षेत्र है यहाँ पर क्या होती है भाई, आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर के आसपास जो है यहाँ का रेनफॉल रहता है। तो ये मैप ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम बारिश होती है। ठीक, इसके बाद उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य बारिश होती है, दक्षिण वाले क्षेत्र में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, और उसके बाद पचमढ़ी वाले क्षेत्र में क्या होती है भाई, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस मैप को क्या कर सकते हैं भाई, आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ये वर्षा ऋतु, उसमें मैंने आपको वही डिटेल में चीज़ें बताई हुई है जो मैंने आपको भी समझाया कि भाई अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर 150 सेंटीमीटर ज़्यादा पानी गिरता है। और भाई अगर आपको ये मैप याद है तो आप बता सकते हैं ना कौन कौन से ज़िले आएंगे। जैसे आपको पता है कि भाई यहाँ पर क्या है, मंडला है, तो हम पूछे मंडला में कैसी बारिश होती होगी, तो भाई आपका अधिक वर्षा होती है। हम पढ़ें, अगर मैं पूछूं श्योपुर, तो श्योपुर में क्या होती है भाई, आपका कम वर्षा होती है। आप देखेंगे इसी स्थान में भिंड है, और यहीं पर भिंड में क्या है भाई, आपका एक गोहद नामक स्थान है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा गोहद कहाँ पर है, आपका भिंड में है। और भाई यहाँ पर मध्य प्रदेश की क्या होती है भाई, आपका सबसे कम वर्षा होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, गोहद में होती है। और गोहद कहाँ पर है भाई, आपका भिंड में होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने अभी आपको पिछले मैप में बताई हुई है, वो सारी चीज़ें आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, देखिए सारी वही चीज़ें कितनी कितनी आपकी कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है। ठीक, चलिए एक पॉइंट और ध्यान रखो जो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में शीतकाल में दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है वो क्या होता है भाई, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो वर्षा होती है। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि भाई दिसंबर जनवरी के समय मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका मावट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। और भाई सिंपल बात है कि अगर शीतकाल में पानी गिरेगा तो भाई ठंडी आपकी और बढ़ेगी, है ना। तो इस चीज़ को भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे इसी सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, आगे सारे क्लियर कर दिए मैंने आपको। इसको क्या कहा जाता है, सियाला, तो ये भी पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो बता दिया है। अब बढ़ते हैं आपके कुछ अन्य तथ्यों की ओर। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो कितनी है, 112 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे बताइए अगर मीटर में आएगा तो कितना हो जाएगा, 1.12 मीटर। अगर सेंटीमीटर में आ रहा है
तो 112 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में आएगा तो 1120 क्या हो जाएगा भाई आपका मिलीमीटर। ये 3 ध्यान रखना, अक्सर हम इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं से संबंधित जो आपका डेटा इकट्ठा किया जाता है, जो वेदर आपका ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी लेबोरेटरी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है भाई आपका इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश में वेदर आपका जो लेबोरेटरी या आपका जो है वो मौसम या आपका जो है ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्र करने वाली जो वेधशाला है, लेबोरेटरी है, वो कहाँ पर है ध्यान रखिएगा इंदौर में है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड कहाँ किया गया है भाई आपका 48 आपका देखा जाए तो गंज बासौदा, और गंज बासौदा कहाँ पड़ता है विदिशा में। अब ध्यान रखना ये आधिकारिक है, मतलब ऑफिशियल है। आप देखेंगे तो वर्तमान में कुछ सालों से ग्रीष्मकाल इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि आपका हर साल एक नया टेम्परेचर क्या है अभी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे इस साल अभी सबसे ज़्यादा कहाँ रिकॉर्ड हुआ है आपका दतिया में हुआ है ना। चलिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर हम आधिकारिक डेटा की बात करते हैं अभी भी, तो गंज बासौदा में जो है वो सबसे ज़्यादा आपका तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसके बाद आपका जो है आप देखेंगे बड़वानी में, भिंड में भी आपका ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है। ठीक, चलिए तो ये अब आपका प्रश्न ऐसा है जो आपके विकल्पों पर क्या रहेगा भाई निर्भर रहेगा। और इसमें अगर हम टॉप बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, तो उसमें अब आपका दतिया, और दतिया के साथ साथ निवाड़ी को भी क्या कर लीजिएगा भाई ऐड कर लीजिएगा, है ना। सॉरी, हाँ निवाड़ी नहीं, आपका छतरपुर। ठीक, चलिए छतरपुर में नौगांव आपका है, वो आपका ठंडे तापमान और गर्म तापमान दोनों में आपका जो है वो टॉप में बना रहता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत तापमान कहाँ देखने को मिलेगा आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने बात की औसत रूप से, ठीक, हम एवरेज रूप से बात कर रहे हैं। औसत रूप से सबसे कम तापमान कहाँ देखने को मिलेगा शिवपुरी में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए फिर ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ चाहे ग्रीष्मकाल हो, चाहे आपका शीतकाल हो, है ना, चाहे वो आपका समर हो, चाहे विंटर हो, कैसी रहेगी भाई ड्राई रहेगी या अगर हम बात करें शुष्क रहेगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। सामान्यतः हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकाल में पानी नहीं गिरता है, इसलिए क्या होती है भाई सामान्यतः जो है हमको ये दोनों ऋतुएं कैसे देखने को मिलेंगी भाई आपका शुष्क देखने को मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा जंतर मंतर वेधशाला, ठीक, ये कहाँ पर बनी हुई है भाई आपका, ये जो है वो आपका उज्जैन में बनी हुई है। अब ध्यान रखना यहाँ पर जंतर मंतर कहाँ पर है उज्जैन में, और ऋतु संबंधी वेधशाला कहाँ पर हो जाएगी इंदौर में हो जाएगी। ठीक, और जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था भाई आपका सवाई आपके जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1719 के आसपास करवाया था। और कब करवाया था, जब वो भाई आपका मोहम्मद शाह के समय में उज्जैन या मालवा के राज्यपाल थे, तब इन्होंने जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये आपका ऋतुएं क्या होती हैं भाई कंप्लीट होती हैं। जहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं पूरा जलवायु, तापमान और ऋतुओं तीनों में मैंने आपको जो मुख्य बिंदु बताए हैं, अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना वहीं से है, तो इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, फिर बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।